नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आरजेडी के प्रदर्शन के दौरान पटना में जमकर गुंडागर्दी की गई। प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ पुलिस पर हमला किया गया बल्कि मीडिया पर भी हमला किया गया। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर प्रदर्शन के दौरान कानून तोड़कर गुंडागर्दी की गई। आलम यह था कि इन गुंडों को जहां जो मिला उसे तोड़ते गए। सड़कों पर गाड़ियों को तोड़ दिया, जहां जो संपत्ति मिली उस पर हमला करते गए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा घेरने निकले आरजेडी नेताओं ने खुद ही नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस वालों पर पत्थर फेंके, मीडिया पर हमला किया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मतलब वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। दरअसल आरजेडी ने राज्य की कानून व्यवस्था के सवाल पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। जिला प्रशासन ने मार्च की इजाजत नहीं दी, बावजूद इसके तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी ने मार्च निकाला। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत लगा ले, लेकिन हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। हमारे नेता आ रहे हैं, हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे तो करेंगे। मार्च में न तो तेजस्वी यादव के चेहरे पर मास्क था और न तेज प्रताप के। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत करिए। जिला प्रशासन स्पेशल जो है वो ड्राइव चला रहा है और लगातार जिस ढंग से मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं उसमें हिदायत दी गई है कि आपको यहाँ पे मास्क लगा के और रहना है। लेकिन आरजेडी के किसी भी कार्यकर्ता ने यहाँ पे आप देखेंगे कि मास्क नहीं लगाया है। और जब नेता ही नियम कानून का मखौल उड़ा रहे हों तो भला कार्यकर्ता क्या करेंगे? ये आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी वाली तस्वीरों से समझा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक ढंग से कहते पहले से प्लानिंग रही थी कि यहाँ पे हंगामा करना है। लेकिन अगर ये कैसा वहां से तेजस्वी पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या तेजस्वी इसकी इजाजत देते हैं? क्या तेजस्वी को पता था कि जो मार्च में शामिल हो रहे इतने बड़े संख्या में पत्थर लेकर चलाए जा रहे हैं? कई पुलिस कर्मियों को जो है वो चोटें आई है। अब सवाल है कि ये कैसा विरोध प्रदर्शन है? कानून तोड़ने से कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? पुलिस पर पत्थरबाजी से क्या अपराध थम जाएगा? अगर नहीं तो कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां क्यों उड़ाई गईं? और अगर इस मार्च की वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो जवाबदेही किसकी होगी? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कानून के नाम पर आरजेडी का यह प्रदर्शन, आरजेडी का यह मार्च कैसे कानून तोड़ने लगा, कैसे गुंडागर्दी में तब्दील हो गया और कब क्या हुआ, इसे जानते हैं। सुबह 10 बजे आरजेडी कार्यकर्ताओं का जुटान
10:45 बढ़ी भीड़। 11 बजे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। 11:30 तेजस्वी यादव पहुंचे। 12 बजे विधानसभा तक के लिए मार्च शुरू हुआ। 12:30 बजे पुलिस के साथ कार्यकर्ता भिड़ गए। 12:31 पानी की बौछार की गई। 12:32 लाठीचार्ज किया गया। हेलो 12:35 पुलिस पर हमला किया गया। 12:40 मीडिया पर भी हमला हुआ। 1:10 हिरासत में लिए गए तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। और ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी के प्रदर्शन में गुंडागर्दी नजर आई हो। इससे पहले भी आरजेडी की ओर से बुलाए गए बंद और प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो चुकी है। कब कब पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किया, इसे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं। 21 फरवरी 2021 को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर प्रदर्शन, कई जिलों में पुतले फूंके, हंगामा और तोड़फोड़। 5 दिसंबर 2020 किसानों के समर्थन में आरजेडी का धरना, पटना के गांधी मैदान के बाहर पुलिस से हाथापाई। 21 दिसंबर 2019 नागरिकता कानून के खिलाफ आरजेडी का बिहार बंद, कार्यकर्ताओं ने आगजनी की, कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। 27 जुलाई 2017 बिहार में सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, कई जिलों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। जाहिर है बड़ा सवाल यह कि आरजेडी के नेता विरोध प्रदर्शन करते हैं या फिर हिंसा को बढ़ावा देते हैं, समझना मुश्किल नहीं। और आरजेडी के प्रदर्शन में मीडिया को भी निशाना बनाया गया। इसमें न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार को भी चोटें आई हैं। सुनिए हमारे संवाददाता अमित कुमार की जुबानी हमले की पूरी कहानी। आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब वो जेपी गोलंबर से चले थे तो उनका जैसे ही एसपी बर्मा रोड वो क्रॉस कर रहे थे, आक्रोश आवेश जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आरजेडी कार्यकर्ता जो है वो हुड़दंग करने शुरू कर दिए थे और जैसे ही ये उनका काफिला जो है डामंगा चौराहा पे पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जवाबी तौर पे जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो रोड़े चलाने शुरू कर दिए और उसके बाद पुलिस को जो है वो वाटर कैनन चलाना पड़ा, जिस वाटर कैनन के उपयोग में मैं भी चोटिल हुआ। और उसके बाद पुलिस जो है वो आपाधापी में ये नहीं समझ पा रही थी कि कौन आरजेडी के कार्यकर्ता है, कौन पत्रकार है। तो पुलिस की तरफ से भी लाठियां चलाई गई जिसमें घायल हुए, कई पत्रकार घायल, मैं भी घायल हुआ। और दूसरी तरफ से जब आरजेडी के कार्यकर्ता है वो रोड़े चला रहे थे तो कई पत्रकार जो है उनका सर फटा। मुझे भी ये देख सकते हैं रजनीश की गंभीर चोट आई है, पैर जो है वो उसमें चोट आई है, चलने में असमर्थ हूँ, पैर पूरी तरह सूज गया है। तो कह सकते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता, चूंकि ये पहले ही उन्होंने कह रखा था, जब इस पूरे मसले को लेकर के हमने कल बात करी थी, कारी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा आरजेडी के, उनसे जब हमने सवाल किया था कि आपको जब परमिशन नहीं मिला है तो क्या कानून को ताक पे रख करके आप लोग विधानसभा घेराव करेंगे, तो उन्होंने बड़े ही साफगोई से कहा था कि हम जनता का आवाज है और जनता का आवाज जो है वो बुलंद करेंगे। क्या लग रहा है इसके लिए गोली खानी। न्यूज 18 के कई संवाददाता हैं जिन्होंने कवरेज किया है, उस दौरान वो चोटिल हुए हैं, साथ ही कई और बाकी मीडिया कर्मी हैं वो भी चोटिल हुए हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि मीडिया कर्मी निशाने पर थे। देखिए, कह सकते हैं कि मीडिया कर्मी भी निशाने पर थे, चूंकि पूरे आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उनके टारगेट पे प्रशासन था, तंत्र था, सरकारी तंत्र जो था वो था। तो सरकारी तंत्र जो है उनको जब वो निशाना बना रहे थे तो उस दौरान दोनों तरफ से रोड़ेबाजी हो रही थी। कई पत्रकार ने ये कहा कि मैं पत्रकार हूं, उनके हाथ में आईडी थे, उनके हाथ में कैमरे थे और बखूबी आरजेडी के कार्यकर्ता पहचानते हैं, नोन फेस है। पत्रकार कोई जो है वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, भीड़ में शामिल कार्यकर्ता नहीं है, नोन फेस है। उनको टारगेट किया गया और उन पर पथराव किया गया, जिसमें रिपब्लिक भारत के जो संवाददाता हैं केशव, मैं खुद, हमारे सहयोगी रविश नारायण, आनंद अमृतराज, कई पत्रकार जो रहे हैं वो उन्हें चोटिल हुए हैं, वहां पे गंभीर चोट आई है।
तो आज डाक बंगला चौराहे पर घंटे भर से ज्यादा समय तक तोड़फोड़ की गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं का मार्च डाक बंगला चौराहा पहुंचते ही उग्र हो गया, हिंसक हो गया। कार्यकर्ताओं ने ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने न्यूज कवर कर रहे मीडिया पर भी हमले किए, जिसमें कई पत्रकारों को गंभीर चोट आई। आपने अमित कुमार को सुना, अब हमारे सहयोगी रवियस नारायण और कैमरामैन भी चोटिल हो गए। सुनिए रवियस नारायण की जुबानी हमले की पूरी कहानी। यही वो डाक बंगला चौराहा है जहां पे घंटे भर से ज्यादा वक्त तक यहाँ पे संग्राम में तब्दील रहा और आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी जो है वो देखी गई है। यहाँ पे आज विधानसभा मार्च के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता निकले हुए थे। जेपी गोलंबर से ये निकलना था, लेकिन वहाँ से इजाज़त प्रशासन ने नहीं दी थी और प्रशासन का कहना था कि गर्दनी बाग पहुँच करके वहाँ पे धरना स्थल पर जाए, लेकिन नहीं माने। और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जैसे ही जेपी गोलंबर पहुँचते हैं, वहाँ से उन्हें कहा जाता है आगे कूच करने को, तो वहाँ से सारे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं निकलते हुए डाक बंगला चौराहा पर पहुँचते हैं। और डाक बंगला पे पहुँचने के बाद यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ने की कोशिश की जाती है। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से पत्थर और रोड़े जो है वो बरसाने शुरू हो जाते हैं। और उसकी गवाह जो है ये डाक बंगला के जो सड़क है उसे आप अभी देख सकते हैं कि कितने बड़े संख्या में यहाँ पे जो ईंटें और पत्थर जो हैं वो बरसाए गए हैं। और यहाँ पे इस ईंटें और पत्थर के बीच में कई जो पत्रकार हैं उन्हें चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दूं कि जब सारे लोग इस पूरे घटना को कवर कर रहे थे तो आरजेडी कार्यकर्ताओं को जो गुस्सा है वो मीडिया पर फूटा और मीडिया पर फूटने के बाद लगातार मीडिया के ऊपर हमले किए गए। आपको बता दें कि उसके बाद ये हाथ में हमारे चोट आई, ये नाखून जो है वो फट गए हैं और ये पत्थर जो है उधर से चलाए गए हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं का जब यहाँ पे दिखाई जा रही थी तो आपको दिखा दूं कि ये जो मोबाइल है उसे भी तोड़ा गया कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन्होंने कोशिश की कि मीडिया के द्वारा जो है इसे कवर ना किया जाए। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि यहाँ पे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों इस मार्च में शामिल रहे। उनके सामने जो है वो यहाँ पे हंगामा करते रहे, रोड़े बरसाते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है कार्यकर्ता नहीं माने और तेजस्वी और तेज प्रताप ने एक बार भी मनाने की या उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि इसमें कई पत्रकार हैं जिनके सर पर चोट आई है। हमारे जो कैमरामैन हैं उनके पैर में गंभीर चोटें लगी हैं। तो ये पूरा जो हंगामा है वो आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है 1 घंटे से ज़्यादा किया गया। पुलिस लगातार समझाती रही, लेकिन नहीं समझने के बाद वाटर कैनन चलाई। उसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई है, जिसमें आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारे घटनाक्रम में जिसकी अगुवाई तेज प्रताप और तेजस्वी खुद कर रहे थे, वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे डाक बंगला चौराहे पे जो हुआ वो सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर कैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। और जो गुंडागर्दी उन्होंने मचाई है वो तेजस्वी और तेज प्रताप के नेतृत्व पर भी बड़े सवाल खड़ा करती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवियस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। आरजेडी का विधानसभा मार्च यहां से शुरू हो गया है और जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं और साथ में तेज प्रताप यादव। यहां पे आपको बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के तमाम मुद्दों पे यहां पे आज विधानसभा का घेराव करने की यहां पे शुरुआत हुई है और लेकिन जिला प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी थी। तो ज़रा सोचे कि ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है और वहीं पे ये लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे कह सकते हैं कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ज़रा देखिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप खुद यहाँ पे शामिल हैं, लेकिन वो हो या फिर उनके तमाम जो नेता हैं वो किसी ने भी अभी तक मास्क नहीं पहना है। हजारों की संख्या में भीड़ है और लेकिन यहाँ पे तमाम लोग जो हैं कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने आरजेडी के प्रदर्शन को जायज करार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की बात को विपक्ष रख रहा है। जिस तरह से सरकार, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकामयाब रही हैं और लोगों में गुस्सा है, लोग आक्रामक हो रहे हैं।
तो अपोजिशन उस गुस्सा का इजहार कर रही है। सड़क पर हंगामा, तोड़फोड़ और गुंडागर्दी, वहीं सदन के अंदर भी हंगामा। दरअसल आज बिहार विधानसभा में प्रस्तावित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध हुआ। विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। सदन में बाहर से लेकर अंदर तक इसका विरोध जारी है। विपक्ष ने सदन में बिल की कॉपी के साथ प्रदर्शन किया है। हंगामे के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। होने दें, बैठ जाइए अपने स्थान पर। तो सदन के अंदर भी प्रदर्शन, हंगामा सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन, पोस्टर बैनर लेकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर ये बवाल। और दरअसल इस विधेयक को लेकर विपक्ष की आपत्ति ये है कि विशेष पुलिस को अधिकार मिल जाएगा बिना वारंट के गिरफ्तारी के। लेकिन दरअसल ये विधेयक में साफ लिखा है कि सिर्फ औद्योगिक प्रतिष्ठान, महत्वपूर्ण संस्थान, एयरपोर्ट और मेट्रो की सुरक्षा में ये पुलिस बल लगाए जाएंगे। जो स्पेशल आर्म्ड फोर्स होंगे उन्हें लगाया जाएगा और वहां पर उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा कि अगर उस प्रतिष्ठान की सुरक्षा में कोई सेंध लगाता है तो उन्हें गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठ जाइए अपने स्थान पर। और इन सब के बीच भले ही विपक्ष के नेता पुलिस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे को समझेंगे तो लगेगा कि क्या सिर्फ विरोध के लिए बवाल कर रहे हैं। समझिए, विपक्ष का विरोध है कि कानून बनने से पुलिस निरंकुश हो जाएगी, लेकिन सरकार का तर्क है कि विधेयक में सामान्य पुलिस की चर्चा ही नहीं, सामान्य पुलिस से इसका लेना देना ही नहीं है। विपक्ष का विरोध है कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, लेकिन सरकार का तर्क है कि सिर्फ प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सेंध लगाने पर ही गिरफ्तारी होगी। विपक्ष का विरोध है कि किसी की भी तलाशी ले सकती है पुलिस बिना इजाजत। सरकार का तर्क है कि सिर्फ प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर तलाशी का अधिकार है। विपक्ष का तर्क है, विरोध है कि विशेष सशस्त्र पुलिस को स्पेशल शक्ति क्यों, और सरकार कह रही है कि स्पेशल शक्ति नहीं होने से सुरक्षा जांच में परेशानी होती है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में परेशानी होती है। और इस विधेयक की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। तो सरकार कह रही है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान, मेट्रो, हवाई अड्डा की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। बिहार विधानसभा में एक बार फिर डिप्टी स्पीकर की परंपरा बहाल होने जा रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए आज जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। जेडीयू की ओर से महेश्वर हजारी ने अपना नामांकन किया, वहीं आरजेडी की ओर से भूदेव चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। 24 मार्च यानी कल उपाध्यक्ष पद पर चुनाव होना है। यहां यह भी बता दें कि पिछले 6 साल से यह पद खाली था। और ये भूदेव चौधरी का नामांकन विपक्ष की तरफ से आरजेडी की ओर से, हालांकि सत्ता पक्ष ने अपील की है विपक्ष से कि हजारी को समर्थन दे, महेश्वर हजारी को। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भी आरजेडी ने, विपक्ष ने ऐसे ही उम्मीदवार खड़े किए थे जहां से हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए जेडीयू की ओर से पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम समेत एनडीए घटक दल के सभी नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस मौके पर विपक्ष से भी जेडीयू प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की अपील की। श्री महेश्वर हजारी जी माननीय 2400 का प्रस्ताव की सूचना उपाध्यक्ष पद के लिए हम सबों ने दिया है और मेरा तो आग्रह रहेगा कि सर्वसम्मति से सदन कल जो निर्धारित तिथि है उस पर वो पारित करे। मुझे लगता है कि विपक्ष को नामांकन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनके भी कई लोगों से बातें हमारी हो रही थी, लोग बोल रहे थे, लेकिन अब देखिए क्या होता है, तो समय बताएगा। लेकिन ये भी सुनने में आया तैयारी भी उनका चल रहा है जी, बैठक भी है उनका। तो मैं तो एक मैसेज दूंगा, क्योंकि विपक्ष का तो देख ही रहा है स्थिति, अच्छा होता है कि मैसेज पूरे देश को, दुनिया को देते कि हम लोग नहीं नामांकन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात बिहार में क्रिकेट की धूम धड़ाके की, जहां आज भी 2 मैच हो रहे हैं।
बीसीएल टूर्नामेंट का आज चौथा दिन है। टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। चौथे दिन पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच मैच खेला जा रहा है और मैच की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको आनंद अमृतराज। तो बीसीएल टूर्नामेंट पूरे चरम पर। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ऊर्जा स्टेडियम की, जहां पे चौथा दिन है आज बीसीएल टूर्नामेंट का और अभी इस वक्त पटना पायरेट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच में मैच चल रहा है। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और तस्वीर बिल्कुल आईपीएल जैसी देखने को मिल रही है और स्टेडियम काफी खाली खाली है। चूंकि कोरोना काल में टूर्नामेंट हो रहा है इसलिए दर्शकों को इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद इसके इस टूर्नामेंट को लेकर जबरदस्त उत्साह है और खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चूंकि इस टूर्नामेंट में कई सारे बड़े खिलाड़ी मेंटोर के तौर पे जुड़े हुए हैं, इस वजह से भी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा एक्सपोजर मिला है। और इस टूर्नामेंट को लेकर जो आयोजक है उनका कहना है कि इस टूर्नामेंट से कई सारे ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो आने वाले समय में आईपीएल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर वैसे ही दिख रही है जैसे अमूमन आपको जब कोई आईपीएल टूर्नामेंट या कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट देखते हैं तो वैसी दिख रही है। खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छे हैं और अपने खेल से लोगों का दिल जीत रहे हैं। तो तस्वीर है पटना के ऊर्जा स्टेडियम की, जहां पे बीसीएल टूर्नामेंट चरम पर है और टूर्नामेंट में गाना बजाना भी होता है। जब कोई विकेट गिरता है तो बैंड भी बजते हैं, चौका छक्का लगता है तो बैंड बजते हैं। तो तस्वीर है ऊर्जा स्टेडियम की और सबसे अच्छी बात है कि इस टूर्नामेंट में जो ग्राउंड है वो बेहद खूबसूरत है और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कपिल देव भी जब इस ग्राउंड में पहुंचे थे तो उन्होंने इस स्टेडियम के और खासकर इस ग्राउंड की और साथ साथ में पिच की काफ़ी तारीफ की थी। तो जाहिर सी बात है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, खासकर बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बड़ा एक्सपोजर है बीसीएल टूर्नामेंट और ये इस वक्त ये टूर्नामेंट चल रहा है। इस वक्त देखिए तस्वीर, एक खिलाड़ी ने मारा है और विकेट गिरा और उसके बाद जो आईपीएल में देखता है कि नगाड़ा बजता है तो बिल्कुल वैसा ही नगाड़ा इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नगाड़ा बज रहा है विकेट गिरने के बाद। और ऐसे ही तस्वीर लगातार इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रही है। तो आप भी एंजॉय कीजिए बीसीएल टूर्नामेंट का और हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और एक नजर डाल लेते हैं अब तक के पॉइंट टेबल पर, कौन सी टीम किस पायदान पर है। अंगिका एवेंजर्स ने अब तक 2 मैच खेले हैं जिसमें दोनों में जीत मिली है। दरभंगा डायमंड्स को 3 मैच में 2 में जीत, 1 में हार मिली है। भागलपुर बुल्स को 3 मैच में 1 में जीत, 2 में हार मिली है। पटना पायलट्स को 2 मैच में 1 मैच में जीत, 1 में हार मिली है। गया ग्लैडिएटर्स को दोनों मैच में अब तक हार मिली है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।